I am Nina Rajput. Today I am going to start our new chapter, that is chapter number 8, cell structure and functions. So you have already learned that things around us are either living or नॉन लिविंग, मतलब हमारे आसपास जो चीज़ें या तो लिविंग होती हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. सारे जो living organisms होते हैं वो कुछ basic functions को carry out करते हैं. Can you list these functions? Now, different sets of organs perform the various functions you have listed. मतलब different जो sets of organs होते हैं वो different function perform करते हैं. हमारी body में different organs होते हैं, different function perform करते हैं या नहीं करते, right? Now, in this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ. इस चैप्टर में आप बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हो, जिसका नाम है सेल. नाउ व्हाट इज सेल? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, लाइक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सेल. ओके, सो here is the definition of cell. Okay, now cell may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. सेल को हम ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि एक घर बनाने में हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही किसी ऑर्गन को बनाने के लिए हमें डिफरेंट सेल्स को असेंबल करना पड़ता है. नाउ डिस्कवरी ऑफ द सेल, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉक अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. एक सिंपल सी मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे उन्होंने कॉक के स्लाइसेस देखे थे. कॉक क्या होता है? एक लकड़ी का पीस. उसके स्लाइसेस में देखा, डिफरेंट स्लाइसेस देखे उसके एक मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर. नाउ कॉक इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. एक ट्री का पार्ट होता है. ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉक. उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे थिन स्लाइसेस कॉक के लिए एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस. उन्होंने कुछ बॉक्सेस का पार्टीशन देखा उसके अंदर. नाउ या फिर कंपार्टमेंट्स बोल सकते हैं, और द कंपार्टमेंट्स इन द कॉक स्लाइस. कॉक के जो स्लाइस है उसके अंदर कुछ इस तरीके का कंपार्टमेंट उनको नज़र आया. ओके, now this is a cock cell as observed by the Robert Hooke. Okay, now what happened next? These boxes appeared like a हनी कॉम. वो किस तरीके के दिख रहे थे? हनी कॉम की तरह दिख रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहे थे. ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ वॉल और पार्टीशन. उन्होंने ये भी चीज़ नोटिस की कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से एक पार्टीशन या वॉल के थ्रू, मतलब एक दीवार या फिर एक पार्टीशन के थ्रू एक दूसरे से सेपरेटेड है. हुक कॉइन्ड फ्रॉम द सेल. हुक कॉइन्ड द टर्म सेल, मतलब उन्होंने फिर एक नया टर्म स्टार्ट किया, सेल. मतलब उन्होंने सब बॉक्सेस को क्या बोला? सेल बोला. What Hooke observed as boxes or cells in the cock were actually dead cells. उन्होंने क्या देखा कि जो सेल वो देख रहे हैं कॉक के अंदर वो डेड सेल्स है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल थे वो तभी डिस्कवर हो पाए जब हमारे पास इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स आ गए थे. नाउ वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन. मतलब उसके 150 ईयर्स के बाद जब रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था, उसके 150 ईयर्स के बाद में हमें छोटे छोटे सेल्स के बारे में पता चला. टुडे वी नो डैट अ लॉट अबाउट सेल्स. आज हम बहुत सारे सेल्स के बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. मतलब हमारे पास इतने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स आ गए हैं कि जिसकी वजह से हम काफ़ी स्टडी कर चुके हैं सेल्स के बारे में. और दैट इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन. उनका मैग्नीफिकेशन काफ़ी हाई होता है, मतलब हम उनको काफ़ी किसी भी चीज़ को काफ़ी माइन्यूटली हम देख सकते हैं उनके हेल्प से. नाउ द सेल, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. मतलब सेल क्या है? बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग, जैसे कि बिल्डिंग में ब्रिक्स होती है, और सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं. किसी भी बिल्डिंग के ब्रिक्स या फिर किसी भी बॉडी के सेल्स उसके बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं. उसकी हेल्प से ही कोई भी बॉडी या फिर कोई भी बिल्डिंग बनती है. द बिल्डिंग थ्रू दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, बिल्डिंग एक ही जैसे ब्रिक्स से बनती है, हैव डिफरेंट डिज़ाइंस, और उस
उससे हम डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, शेप्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं. नाउ सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होते हैं बट वो सब के सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. Cells in the living organism are complex living structures unlike and non-living bricks. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स लिविंग, उनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होता है और नॉन लिविंग ब्रिक्स की तरह नहीं होता कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हो, उनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. ओके, नाउ वी कैन कम टू नो. ये आपको एक ब्रिक वॉल दिख रही है और ये है अनियन पील की एक सेल का डीप स्ट्रक्चर. मतलब ये ब्रिक वॉल जिस तरीके से, इस तरीके से ही सेल का भी स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. ओके, नाउ Now, the egg of a hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eyes. जो egg का जो हैन का जो एग होता है वो सिंगल सेल होता है और काफ़ी बड़ा होता है जिसको हम इजीली देख सकते हैं. ओके, नाउ organisms show variety in cell number, shape and size. How do scientists observe and study the living cells? किस तरीके से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और लिविंग सेल्स के ऊपर स्टडी की? They use microscopes which magnify objects. उन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, काफ़ी बड़ा होकर दिखाता है. Stains are used to color parts of the cells. मतलब स्टेन्स होते हैं, उनको सेल के पार्ट्स को कलर किया गया ताकि हम उनकी स्टडी डिटेल में कर सकें. There are millions of लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, जो कि डिफरेंट शेप्स और साइज़ के हैं. देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स. उनके ऑर्गन्स भी वेरी करते हैं शेप में, साइज में और नंबर ऑफ सेल्स में भी. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम. हम उनके कुछ उनमें से उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे. ना नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं? Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like elephant? आपको आइडिया है कितने कितने इनके नंबर ऑफ सेल्स हैं? नो, राइट. नाउ द नंबर रन्स इनटू अ बिलियन और ट्रिलियंस. काफ़ी ज़्यादा नंबर हो सकते हैं. ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज. डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन. डिफरेंट फंक्शन होता है डिफरेंट सेल्स के. नाउ ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जिनके अंदर का एक से ज़्यादा सेल्स से बना होता है जिनकी बॉडी, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. मतलब बहुत सारे, मल्टी मतलब मैनी और सेलुलर मतलब सेल, मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म. नाउ द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट an organism with billions of cells begin life as a single cell. कितने भी सेल हो पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है, विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग. मतलब सबसे पहले कोई भी लाइफ स्टार्ट होने से पहले एक फर्टिलाइज्ड एग आता है, उसके बाद ही वो फर्टिलाइज होकर मल्टीपल सेल्स को क्रिएट करता है और उसके बाद एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है. मतलब कितनी भी बिलियंस ऑफ सेल का ऑर्गेनिज्म हो बट उसकी लाइफ स्टार्ट होगी सिंगल सेल से. Now look at the figure 8.3. A and B both organisms are made up of single cell. मतलब ये A और B, this is amoeba and this is paramecium. दोनों के दोनों किससे बने हुए? सिंगल सेल से बने हुए. इसलिए हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल. दैट मीन्स मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स एंड यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल. और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल एनी ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन beings, animals, anything you can say. So organism, a single cell organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform. सिंगल सेल भी वही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि मल्टीसेलुलर परफॉर्म करता है. अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट एंड रेस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. जो एमीबा होता है खाने को कैप्चर भी करता है, डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पायर भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, ग्रो भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है. सिमिलर फंक्शन
इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म काम करता है बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज़, जैसे कि डिफरेंट टिश्यूज़ के सेल्स फॉर्मिंग के जो ग्रुप होते हैं उस तरीके से टिश्यूज़ इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स, जिस तरीके से डिफरेंट टिश्यू अपने एक ऑर्गन बनाते हैं, टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, डिफरेंट सेल के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। ओके, नाउ शेप ऑफ सेल्स, सेल के शेप कैसे होते हैं, रेफर टू फिगर 8.3a। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ एमीबा इन द फिगर। जिस तरीके से आपको 8.3a फिगर में आपको यहाँ नज़र आ रहा है एमीबा की शेप क्या है, आपको कुछ आइडिया आ रहा है एमीबा की शेप क्या है। नाउ यू मे से दैट शेप अपीयर्स इरेगुलर, उसकी शेप काफ़ी इरेगुलर है। इनफैक्ट एमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह एमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। जिस तरीके से उसके जो बाहर का प्रोजेक्शंस नज़र आ रहा है आपको, जिस तरीके से पूरे प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं इस फिगर में, ये जो साइड की जितनी वॉल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये जो नज़र आ रहा है ये सूडोपोडिया है। ओके, नाउ सो इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, जो बाहर के स्पिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उनको सूडोपोडिया। एज यू लर्न इन क्लास 7 दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड। ये जो प्रोजेक्शन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे अमीबा मूव करता है या खाना खाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट a white blood cell, that is WBC in human blood, is another example of single cell। जो हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल होता है वो भी एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल, विच कैन चेंज इट्स शेप, जो कि अपना शेप चेंज करता है। बट वाइल WBC इज अ सेल, बट WBC क्या है, सेल है। अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म, अमीबा क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इंडिपेंडेंटली रहता है, इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है। वॉट शेप वुड यू एक्सपेक्ट in organism with millions of cells? Figure 8.4 ABC show different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related to their specific function. नाउ नीचे आपको यहाँ पे डिफरेंट सेल्स नज़र आ रहे होंगे जो डिफरेंट शेप्स के हैं और इन सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि पहला है रेड ब्लड सेल है जो कि ए है, उसके बाद बी है, बी इज़ द स्पिंडल शेप्ड मसल सेल जो कि मसल्स के अंदर मिलता है, और लास्ट वन इज सी, दैट इज़ लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, जो कि नर्व्स होती है हमारी बॉडी की, उनके अंदर एक नर्व सेल होता है, वो इस तरीके का नज़र आता है। ओके, नाउ generally cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shaped cell, sometimes are quite long, some are branch like, and the nerve cells or a neuron figure, the nerve cells receives and transfer messages thereby. मतलब अधिकतर राउंड शेप में होते हैं सेल्स, या फिर दिस स्पिंडल शेप में होते हैं, या फिर इस टाइप से लॉन्ग नर्व की शेप में होते हैं। ओके, सो come to the next, helping to control and coordinate the working of different parts of the body. Can you guess which part of the cell gives its shape? कौन सा पार्ट जो सेल का होता है जो कि शेप देता है? कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इंक्लोज इन अ मेम्ब्रेन। जितने भी सेल होते हैं वो एक मेम्ब्रेन, एक लेयर होती है, उसके अंदर इंक्लोज रहते हैं, उसके अंदर पैक रहते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल को शेप प्रोवाइड करती है, चाहे वो सेल एनिमल का हो या फिर प्लांट का हो। मतलब जो सेल होगा उसके आउटर में एक लेयर होगी, एक मेम्ब्रेन होगी जो कि पर्टिकुलर शेप, सेल को शेप प्रोवाइड करती है। नाउ सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी होगी जो कि प्लांट सेल में मिलती है। Now it gives shape and rigidity to these cells। जो सेल वॉल है वो शेप भी देती है, रिजिडिटी भी देती है सेल्स को। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव अ सेल वॉल, और जो बैक्टीरिया की जो सेल होती है उसके ऊपर भी सेल वॉल होती है। नाउ साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल कैसे हम डिफाइन करें? द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ मीटर और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर। या तो वो छोटा होगा, काफ़ी छोटा, माइक्रोमीटर, माइक्रोन में छोटा होगा, या फिर काफ़ी सेंटीमीटर्स में बड़ा होगा। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। अधिकतर सेल्स माइक्रोस्कोपिक साइज में होते हैं एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आइज। हमारी नॉर्मल आइज से हम उनको नहीं देख सकते। दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और
और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, उनको एनलार्ज या मैग्नीफाई किया जाता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब सबसे छोटी सेल होती है वो 0.1 या से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है और जो बैक्टीरिया उसमें मिलती है। द लार्जेस्ट सेल इज मेजरिंग 170 mm टू 130 mm, मतलब जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो 170 mm से लेके 130 mm तक है। इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, जो कि एक एग होता है ऑस्ट्रिच का। Now the size of the cell has no relation with the size of the body of the animal or plant. जो साइज सेल का साइज होता है उसका प्लांट या एनिमल की बॉडी के साइज से कोई रिलेशन नहीं होता। इट इज़ नॉट नेसेसरी द सेल इन द एलिफेंट मे बी मच बिगर दैन दोज इन अ रैट, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि जो एलिफेंट में सेल है वो बड़े होंगे और जो रैट में वो छोटे होंगे। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, जो सेल का साइज है उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड द रैट, जो नर्व सेल होते हैं जो कि एलिफेंट और रैट में दोनों में मिलती है, आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, वो काफ़ी बड़ी होती है और ब्रांच्ड होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज, जो नर्व सेल होती है वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करती है जैसे ट्रांसफरिंग द मैसेजेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या है। So, you have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7 about the digestive organs which together constitute the digestive system. हमने 7th क्लास में digestive system के बारे में पढ़ा था जो कि digestive organ से मिलके बना होता है। Each organ in the system perform different functions. जो organ के अंदर जितने भी systems होते हैं, मतलब system के अंदर जितने भी organs होते हैं वो different functions perform करते हैं, such as digestion, जैसे डाइजेशन हो, एसिमिलेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो। तो ये डिफरेंट फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गन जो प्लांट के होते हैं वो भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। लीव्स एज यू लर्न इन क्लास 8 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, और लीव क्या काम करते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं। Now, each organ is further made up of smaller part called tissue. हर organ एक टिश्यू से मिलके बना होता है, मतलब सबसे पहले एक ऑर्गन है, ऑर्गन टिश्यू से मिलके बनता है और टिश्यू सेल से मिलके बनता है। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, सबसे पहले सेल है, बहुत सारे सेल्स का जो बंच इकट्ठा हो जाए तो टिश्यू बनता है, और टिश्यूज़ को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ पहले रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब ऑर्गन टिश्यू से मिलके बनता है और टिश्यू किससे बनता है, सेल से मिलके बनता है। नाउ द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब सारा जो ऑर्गन है या फिर टिश्यू है वो सब किससे बन रहे हैं, सेल से, मतलब सेल इज़ अ बेसिक यूनिट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ द सेल। कितने पार्ट हैं सेल के, सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। जो बेसिक कंपोनेंट है सेल का उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, दीज आर द 3 बेसिक components of a cell. Okay, now the cytoplasm and nucleus are enclosed within a cell membrane. जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जैसे कि आपको एक डायग्राम दिखा दिया जाए जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सी here is the cell, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और जो बीच में है वो क्या है, न्यूक्लियस है। दिस इज साइटोप्लाज्म, ये जो आउटर एरिया है साइटोप्लाज्म है और जो बीच में है ये न्यूक्लियस है। तो इतना आपको आइडिया आ गया कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या है, और जो ये आउटर ये है इसको क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो
द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एंक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। जो मेम्ब्रेन होती है वो एक दूसरे सेल को एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे कि आपका घर है, आपके घर को आपका घर है, आपके पड़ोस में भी घर है, तो आपका और आपके पड़ोसियों का घर किससे डिवाइड किया जाता है? एक वॉल से ना। इसी तरीके से मेम्ब्रेन भी एक वॉल होती है जो कि एक पर्टिकुलर सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। नाउ द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पोरस होती है और अलाउ क्या करती है? वो अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड। मतलब जैसे कि आपके घर में गेट होता है, गेट इज़ अ पोरस, मतलब वहाँ से कोई भी आ और जा सकता है। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है जिसमें से मटेरियल आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। नाउ द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपका अनियन सेल की जो बाउंड्री है, जो आउटर बाउंड्री, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बीच का लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, छोटा सा जो होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो बीच का जो गोल सा राउंडेड जो शेप है, बॉडी शेप, उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो पूरे सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो पूरा यहाँ पे जो आपका ये जितना भी ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा इसमें, ये पूरा, ये सारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, now between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सेल मेम्ब्रेन शेप क्या देती है? शेप देती है सेल को। In addition to the cell membrane there is an outer thick layer in cells of a plant called cell wall. अब हम अगर और आगे बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के आउटर में एक लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि प्लांट्स में ही मिलती है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्लांट्स को काफ़ी ज़रूरत होती है इसकी, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। प्लांट्स जो होते हैं उनको काफ़ी टेम्परेचर के वेरिएशन को फेस करना पड़ता है, लाइक हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो उसके लिए उनको किसकी ज़रूरत होती है? सेल वॉल की ज़रूरत होती है। They are exposed to these variations because they cannot move. वो इन वेरिएशंस से एक्सपोज होते हैं क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील, मतलब हम सेल्स को लीफ पील मतलब पत्तियों के पील में भी देख सकते हैं, लाइक ट्रेडेस्कैंसिया, एलोडिया एंड रोइया। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन दिस केस ऑफ अनियन। अनियन की एक स्लाइड बनती है जो कि एक एक्सपेरिमेंट है जो कि लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है। उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से सेल वॉल्स नज़र आती हैं। ओके, नाउ साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिक्विड होता है, और सारे जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस एंड राइबोसोम्स। जितने भी होते हैं सेल के ऑर्गेनेल्स, मतलब सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। नाउ सेकेंड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये लिविंग सेल का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। एक तो स्फेरिकल शेप में होता है और सेंटर ऑफ द सेल में लोकेटेड होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। इसको हम ईजिली स्टेन कर सकते हैं। स्टेन करने के बाद हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेट होता है? विद द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, this membrane is also porous and allow the movement of material between the cytoplasm and inside of the nucleus। और ये membrane भी कैसा होता है? पोरस होता है, जो कि अलाउ करता है डिफरेंट मटेरियल्स को इन एंड आउट करने में।
With a with a microscope of a higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. हम अगर higher magnification का microscope use करेंगे तो हमें नज़र आएंगे छोटे छोटे न्यूक्लियस, मतलब स्फेरिकल बॉडी, छोटे छोटे गोल शेप के बॉडीज नज़र आएंगे न्यूक्लियस के अंदर. इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी छोटे छोटे डॉट्स नज़र आते हैं जिनको न्यूक्लियोलस बोला जाता है. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम्स बोला जाता है. दिस कैरी जीन्स, मतलब वो क्रोमोसोम्स हमारे जीन्स कैरी करते हैं. जो जेनेटिकल जो चेंजेस होते हैं, जो जीन्स होते हैं हमारे, वो कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि क्या कैरी करते हैं? जीन्स कैरी करते हैं. नाउ दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर. जैसे कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो आप अपने मम्मी पापा से मिलते हुए पैदा होते हो, ऐसे ही जो आपके दादा दादी हैं वो आपके मम्मी पापा जैसे नज़र आते हैं. क्यों? क्योंकि वो इनहेरिटेंस हो रहा है. एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में एक जीन्स होते हैं वो कॉमन होते हैं. वो आपको आपके जीन्स का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपके फादर और आपका जीन्स सेम होता है, मतलब जेनेटिकल इनहेरिटेंस है. ओके, द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, और ये क्रोमोसोम तभी नज़र आते हैं जब सेल डिवाइड होता है. नाउ nucleus, in addition to its role in the inheritance, act as a control center of the activity of the cell. मतलब nucleus is the main control center, वहाँ से सारा काम होता है सेल का. The entire content of a living cell is known as protoplasm. जितना भी कंटेंट होता है लिविंग सेल का उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. It includes the cytoplasm and the nucleus. जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी आ जाता है और न्यूक्लियस भी आ जाता है. प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं सेल के. Now students, we are having last but not the least topic, that is, while observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें कुछ खाली जगह नज़र आती है. वो खाली जगह क्या कहलाती है? वैक्यूल कहलाती है. इट कुड बी ए सिंगल एंड अ बिग एज इन एन ऑनियन सेल. ये एक सिंगल भी हो सकता है और काफ़ी बड़ा भी हो सकता है ऑनियन सेल में. चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स. सो हमारे जो चीक के सेल्स होते हैं वो चीक सेल्स कैसे आपको मिलेंगे? आपके माउथ के अंदर से अगर आप एक स्लाइड के ऊपर अपना जो स्लाइवा है, जो साइड का चीक सेल्स होते हैं उनको लेके अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीक सेल्स नज़र आएंगे और उसके अंदर भी छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स. सबसे बड़े बड़े वैक्यूल्स प्लांट सेल में मिलेंगे और वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर. एनिमल में काफ़ी छोटे होते हैं. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm. आपने साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी और भी डिफरेंट टाइप के स्फेरिकल शेप या डिफरेंट शेप के बॉडीज़ देखी होंगी. वो क्या होते हैं? सेल्स ऑफ ट्राइडेसेंसिया लीव, मतलब ट्राइडेसेंसिया लीव के सेल्स होते हैं. दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा. दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ दिस इज क्लोरोप्लास्ट. ये हमारा प्लांट सेल है और ये हमारा एनिमल सेल है. यहाँ पे एनिमल सेल में आप देखो कि वैक्यूल, जो खाली जगह है उनको वैक्यूल कहा जाता है. जो सेंटर पार्ट है उसको न्यूक्लियस है. यहाँ पे भी न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा होगा. और साइटोप्लाज्म जितना भी जेली स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म. अब इसमें जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं इसकी हम बात करें, और इसमें जो छोटे छोटे ये ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं इसको बोलते हैं प्लास्टिड्स. मतलब क्या बोलते हैं? प्लास्टिड होते हैं. ये साइटोप्लाज्म होते हैं. ये प्लांट के अंदर मिलते हैं. देयर ऑफ डिफरेंट कलर. सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट. अधिकतर जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं इनको प्लास्टिड कहा जाता है और इनको क्लोरोफिल भी कहा जाता है. इन ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल भी कहा जाता है. ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. और इनकी वजह से प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है. नाउ कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. इफ़ यू ऑल रिकॉल द एक्टिविटी 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cell. Observe the plant and animal cell carefully. Let us tabulate the similarity and distinguishing features of plants and animal cells. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1. जैसे कि हम यहाँ पे डिफरेंट देखते हैं. डिफरेंस क्या है? सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में है, यस. एनिमल सेल में है, यस. सेल वॉल
प्लांट सेल में मिलती है, यस, बट एनिमल सेल में नहीं होती है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में है, यस, एनिमल सेल में है, यस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में है, सेल मेम्ब्रेन होती है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगी। ओके, नाउ साइटोप्लाज्म इन बोथ आर प्रेजेंट, देखिए दोनों तरफ प्रेजेंट है। उसके बाद प्लास्टिड्स प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ओके, एंड वैक्यूल वो दोनों में मिलता है, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट इज सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। सो students, bye bye and take care.